नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आज की खबर बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण होने वाली है, तो साथियों वीडियो के अंत तक बने रहें। तो साथियों ये खबर है अमेरिका और भारत के संबंधों को लेकर और विशेष करके भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की दोस्ती को लेकर है। साथियों कहा जा रहा है कि तानाशाही का जुमला काम नहीं किया। यही कारण है कि भारत के अंदर भी नरेंद्र मोदी की तीसरी बार सरकार बनी, भले ही विपक्ष के द्वारा कितनी ही तानाशाही आ रही है, जैसा नैरेटिव घड़ा गया हो, सेम उसी प्रकार से अमेरिका के अंदर भी संभवतः ट्रंप का डर कि साहब ट्रंप आएंगे तो तानाशाही आ जाएगी। तो मुझे तो ये लग रहा है कि क्या दुनिया को आजकल तानाशाही पसंद है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति बनकर ट्रंप फिर से एक बार आ गए हैं। इनका आना उसी दिन तय मान लिया गया था जिस दिन इन्हें गोली छूकर निकली थी, क्योंकि यह मैं नहीं ट्रंप कह रहे हैं कि जिस दिन मुझे जीवन दान मिला था उसी समय समझ लिया गया था कि मैं राष्ट्रपति बनूंगा, क्योंकि मुझे कोई ना कोई ईश्वरीय शक्ति थी जिसके दिमाग में यह मंशा थी कि मैं बचूं और अमेरिका का भला करूं। यह बचे, इन्हें गोली छूकर निकली। यह इस तरह से ब्रेवली वापस बाहर निकल कर आए और इनका निकलना आज ट्रंप की जीत के रूप में दायर हो रहा है। आज मैंने जिस व्यक्ति का नाम लिया है उसका नाम ही एलन मस्क है, और यह वही एलन मस्क है जिनका खुद का ट्विटर है। एलन मस्क ने 77 सीटें जिस समय कंटेंट बन रहा था 267 थीं। 270 का करिश्माई आंकड़ा पार कर चुके हैं। डोनाल्ड ट्रंप 538 में से 270 सीटें जीतने वाला व्यक्ति ही अमेरिका का राष्ट्रपति बन सकता था। इन्हें 277 सीटें फिलहाल मिल चुकी हैं। लगभग सभी स्विंग स्टेट्स इनके समर्थन में रहे। कमला हैरिस इनसे काफी हद तक पिछड़ गई हैं, और ऐसे में इनका जीतना भगवान की ही इच्छा कहा जा रहा है, क्योंकि ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि भगवान ने मेरी जान बचाई है। ये ट्रंप का खुद का भाषण है जिसमें वो इस बात को दोहरा रहे हैं कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, और यह ग्रेट बनाने के लिए ईश्वर ने मेरी जान बचाई है, और इस जान के लिए मैं पूरी तरह अब अमेरिका के लिए संकल्पित होकर कार्य करूंगा। जब भीड़ ने एलन मस्क के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैं एलन मस्क का क्रेडिट देना नहीं भूल सकता जिन्होंने इतना अच्छे से मेरी जीत को सुनिश्चित किया। अब आप पूछेंगे एलन मस्क ने ऐसा किया क्या? हमारे देश के अंदर जब कोई राजनीतिक चंदा देता है तो भी यह चुनाव के अंदर विषय बन जाता है। अमेरिका में खुलेआम राजनीतिक दलों को यहाँ की उद्योगपति एंडोर्स करते हैं, साफ साफ बताते हैं कि हमने इतने करोड़ रुपए दान दे दिया है। चुनाव में खुलेआम बाहर निकल करके आते हैं कि हम इन्हें अपना समर्थन दे रहे हैं। एलन मस्क ने ऐसे ही ट्रंप को समर्थन दिया था। वहीं कमला हैरिस को बिल गेट्स का समर्थन था। यानी कि एक प्रकार से यह समझिए कि दुनिया के राजनयिक, दुनिया के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वह खुलेआम अमेरिका में अपनी तरफ से समर्थन देते हैं। एलन मस्क का समर्थन कम नहीं कहा जाएगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जब पिछली बार इलेक्शन लड़ रहे थे, क्योंकि विश्व युद्ध के बाद, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यह पहली बार हो रहा है कि अमेरिका में कोई व्यक्ति हार कर फिर चुनाव जीता हो, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वह पहले राष्ट्रपति रह चुके हैं, उसके बाद चुनाव हारे और अब फिर से राष्ट्रपति बनकर आए हैं। तो ये अपने आप में अमेरिका के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। तो डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट जब सीज हुआ था उस समय पर एलन मस्क बाहर निकले और उन्होंने कहा कि मैं ट्विटर से प्यार करता हूं। ऐसे में इनसे किसी ने कहा इसे खरीद डालो इसमें। एलन मस्क ने कहा कितने का मिलेगा? ये बात 2017 की है। ऐसे में इन्होंने इसे खरीद डाला 44 अरब डॉलर के अंदर, और जब 44 अरब डॉलर में इसे खरीदा तो एक तस्वीर बड़ी वायरल हुई, और वो वायरल तस्वीर थी ये अपने साथ हाथ धोने वाली सिंक लेकर ट्विटर के ऑफिस में इंटर किए थे। यानी कि एलन मस्क जब ट्विटर परचेज किया उस समय ये अपने साथ में एक सिंक लेकर एंट्री किए थे। ये दुनिया की सबसे वायरल तस्वीरों में से थी। ये वायरल तस्वीर फिर से एक बार सुर्खी में है, क्योंकि ट्रंप का समर्थन करते करते एलन मस्क फिर से अमेरिका के राष्ट्रपति के ऑफिस में इसी सिंक को लेकर घुसे हैं। लोगों का कहना है कि यह सब चीजें बहा देते हैं। एलन मस्क जिस पर हाथ लगाते हैं उसे अपना कर जाते हैं। अमेरिका में तो अब यह माना जा रहा है कि ट्रंप के बाद कौन होगा, नया राष्ट्रपति हो सकता है। आने वाले समय में अमेरिकी एलन मस्क को ही अमेरिकी राष्ट्रपति के उम्मीदवार के रूप में देखें। जिस तरह से इन्होंने इस पूरे चुनाव को बढ़ चढ़ कर पार्टिसिपेट किया है, हर मंच पर अपनी तरफ से खुलकर इनके समर्थन में बयान दिए हैं, उससे लगता है कि इस बार इन्हें कोई बड़ा पद दिया जाएगा, और उस बड़े पद के बाद आने वाले समय में मस्क को कुछ और बड़ी जिम्मेदारियां दी जाएंगी। खैर, फिलहाल के लिए ट्रंप पर फोकस करते हैं। अब अमेरिकी संसद पर भी ट्रंप का कब्जा हो गया है। इनके सीनेट में और उनके हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव दोनों ही जगह लगभग ट्रंप बहुमत प्राप्त कर चुके हैं। जिन स्विंग स्टेट्स की जम के दम पर ट्रंप राष्ट्रपति बन सकते थे, उन स्विंग स्टेट्स में इन्होंने सीधी सादी बढ़त हासिल की। यही कारण है कि दुनिया भर के राष्ट्र अध्यक्ष, फिर चाहे इजराइल हो या फिर भारत हो, सबकी तरफ से इन्हें बधाई दी गई। मैंने इन दो का ही नाम क्यों लिया? क्योंकि ये दो ही ट्रंप को अपना दोस्त करार करते हैं। यहाँ पर देखने योग्य बात यह है कि भारतीय प्रधानमंत्री ने ट्रंप को बधाई देते समय मिस्टर प्रेसिडेंट नहीं, माय डियर फ्रेंड से संबोधित किया है। हार्टेस्ट कांग्रेचुलेशन माय फ्रेंड रियल डोनाल्ड ट्रंप।
यह उनका हैंडल है। फ्रेंडशिप याद दिलाई गई है। मतलब दो देश दो दोस्त, इजराइल हो या भारत हो, दोनों ही ट्रंप के साथ दोस्ती निभाने वाले हैं। दुनिया भर में यह माना जा रहा था कि जितने मोदी समर्थक हैं वह ट्रंप समर्थक बनेंगे, और ऐसे में मोदी समर्थकों को भी ट्रंप के जीतने पर उतना ही उत्साह हो रहा है। इमानुएल मैक्रोन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को बधाई दी है। इससे आप अंतर समझ सकते हैं। प्रेसिडेंट इलेक्ट को दुनिया भर की बधाइयां मिल रही हैं, तो पाकिस्तान भी कहां पीछे रह सकता था। पाकिस्तान ने भी कांग्रेचुलेशन प्रेसिडेंट इलेक्ट ही किया है। मतलब साफ है कि अमेरिका में आने वाले समय पर विदेश नीति का असर क्या होगा, ये ट्रंप के पिछले कार्यकाल को देखकर लोग समझना शुरू कर दिए हैं। पिछला कार्यकाल इसलिए याद किया जा रहा है क्योंकि अमेरिका में ट्रंप ने हाउडी मोदी जैसा कार्यक्रम किया था, जिसमें वह मोदी के साथ हाथ में हाथ मिलाकर भारतीय डायस्पोरा के बीच में घूमे थे और भारत के साथ अपनी दोस्ती के कसीदे कसे थे। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर चाइना और पाकिस्तान को हमेशा भारत से कम ही आंकने वाले ट्रंप जब अमेरिका के प्रेसिडेंट बनते हैं, वहीं दूसरी ओर हिंदुओं के मसले पर खुलकर बोलने वाले ट्रंप जब राष्ट्रपति बनते हैं, तो लोगों को यह विश्वास जागता है कि संभवतः बांग्लादेश में अब बांग्लादेश की सरकार हिंदुओं के खिलाफ हो रही यातना हो पर झिझक जाएगी। वहीं दूसरी ओर जिस प्रकार से अमेरिका के अंदर बैठकर पन्नू भारत विरोधी बयान देता है, हो सकता है ट्रंप आने के बाद उसके भी बयान पर लगाम लगेगी। और कनाडा में बैठे हुए जस्टिन ट्रूडो जो बाइडेन के कंधे पर जाकर रोते थे कि अब्बा हमें बचाओ, अब हो सकता है कि उनके आंसू पोंछने के लिए कोई ना मिले। इंटरेस्टिंग तो सबसे ज्यादा मजे लोग जेलेंस्की के ले रहे हैं कि बेटा तुम्हारा गेम खत्म हुआ, बाइडेन जाते जाते तुम्हें कुछ नहीं दे पाए और अब तुम युद्ध कर नहीं पाओगे। ऐसे में जेलेंस्की की तरफ से आया हुआ ट्वीट यह याद दिलाने के लिए पर्याप्त है कि सर, जब आप हुआ करते थे तो बड़े अच्छे थे, लेकिन लोग इनके मजे ले रहे हैं कि ई तो गयो, लोग इनके पूरे मजे ले रहे हैं। और ऐसे में स्पुतनिक का भी मजा लेना बनता है। स्पुतनिक का मजा लेना इसलिए बनता है कि जेलेंस्की जिन जिन के साथ रहे वह सब पद से छूटते चले गए। स्पुतनिक ने बाकायदा मजे लेते हुए कहा कि जेलेंस्की ने जिसके साथ दोस्ती निभाई वह पद पर नहीं बचे, अब आखिरी थे बाइडेन, वो भी अब चले गए और उनको बाय बाय ट्रंप नहीं किया है। जापानी टीवी का यह वीडियो काफी वायरल हो रहा है, जिसमें ट्रंप और बस कमला हैरिस को इस प्रकार से दिखाया जा रहा है। इंटरेस्टिंग है, भारतीय दोनों चीजों में खुश रहना सीख गए हैं। दोनों चीजों में खुश रहना सीख गए से क्या मतलब है? अगर आज कमला हैरिस जीतती तो भी भारतीय जश्न मना रहे होते कि एक भारतीय मूल की महिला वहां जाकर के राष्ट्रपति बनी है। आज ट्रंप की जीत पर भी भारतीय खुशी मना रहे हैं, क्योंकि भारतीयों में अधिकांश हिंदू बहुसंख्यक को लगता है कि ट्रंप हिंदू हितेश हैं। ये खुलेआम चूंकि बोल चुके हैं और इनके ऊपर हमने अभी 7 दिन पहले ही इलेक्शन से कुछ दिन पहले ही इनके उस बयान के ऊपर सेशन किया था, जिसमें यह साफ कह रहे थे कि हिंदुओं के खिलाफ हो रही हिंसा जो बांग्लादेश में है उसे मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ऐसे में ट्रंप का बनना हर तरह से भारत को खुशी दे रहा है, लेकिन कुछ चिंताएं भी इसके साथ में जुड़ी हैं। चिंताओं में है कि ट्रंप जब इलेक्शन प्रचार में थे, जब ये बार बार कह रहे थे कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो ये ग्रेट बनाते हुए क्या क्या कदम उठाएंगे से क्या मतलब है कि ये क्या भारत के ऊपर किसी प्रकार का टैक्स तो नहीं लगा देंगे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इन्होंने चीन से यह कहा कि अगर तुमने ताइवान पर किसी भी प्रकार की चढ़ाई करने का प्रयास किया तो मैं तुम्हारे ऊपर इतने टैक्स ला दूंगा कि यह भूल जाओगे कि टैक्स बेचा या सामान। मेरा आसान कहने का अर्थ यह है कि अगर चाइना ताइवान अगर कन्फ्लिक्ट्स ट्रंप बहुत से टैक्स लाद देंगे, उन टैक्स के लदन से भारत को फायदा होगा, यह तय है। लेकिन उससे भी ज्यादा तय यह है कि ट्रंप ने अपने हर बयान में एक लाइन साफ कही है, और वो ये है कि चाइना, ब्राजील और भारत यह अमेरिका भेजे जाने वाले सामानों पर तो टैक्स नहीं लगवा, लेकिन जब अमेरिकी सामान इनके देश जाते हैं तो भर भर के टैक्स लगाए जाते हैं। इन्होंने हार्ले डेविडसन का मुद्दा भी बढ़ चढ़कर उठाया था। इसलिए भारतीयों में चिंता है कि अब अमेरिकी सामान भारत में आएंगे और भारत सरकार कम टैक्स वसूलने पर हो सकता है मजबूर हो जाए। हार्ले डेविडसन इंडियंस को सस्ते में मिल जाए, क्योंकि ट्रंप ने हार्ले डेविडसन से जब पूछा कि भैया भारत में अपना बाजार बंद करके क्यों चले आए, तो उन्होंने कहा कि सर ये लोग बहुत टैक्स वसूलते हैं, देखना होगा कि भारत हार्ले डेविडसन को खुश कर पाएगा या नहीं। इसका मतलब यह है कि टैरिफ वो तो होना है। चाइना पर अगर टैरिफ लगता है तो उसका फायदा भी भारत को होना तय माना जा रहा है। वहीं दुनिया के और मसलों में अगर ट्रंप का नजरिया इजराइल के प्रति देखा जाए तो नेतन्याहू बड़े खुश हैं, क्योंकि नेतन्याहू ने स्पष्ट रूप से कहा है, ट्रंप ने नेतन्याहू से स्पष्ट रूप से यह कहा था कि देखो भैया, जैसे ही मैं ऑफिस में घुसूं उसी समय आप युद्ध खत्म कर देना। युद्ध खत्म कर देना का अर्थ साफ साफ कहा कि मैं यहां पर सीज फायर की बात नहीं कर रहा हूं। कहीं आप सोचो कि मैं युद्ध विराम की बात कर रहा हूं, मैं युद्ध विराम की नहीं कह रहा हूं। आप युद्ध विराम नहीं, युद्ध खत्म कर देना। इसका मतलब यह है कि गाजा पट्टी हो या फिर लेबनान में बैठे हुए हमास के लीडर्स, उन सभी हिजबुल्लाह के लीडर्स, उन सभी को अब यह समझने की आवश्यकता है कि अमेरिका में अब एक ऐसा व्यक्ति राष्ट्रपति बन चुका है जो नेतन्याहू के समर्थन में खड़े होकर उनके हर कृत्य का साथ देगा। और ऐसे में नेतन्याहू अब और खुलकर वार करेंगे।
अब जब और खुलकर वार करेंगे तो ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि ईरान का क्या होगा, क्योंकि इजराइल और ईरान के केस में इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है, ये तो पता है, लेकिन ईरान के खिलाफ कौन ज्यादा खड़ा है, इस पर क्या बयान है। तो मैं आपको बता दूं साथियों, जब ओबामा का शासन हुआ करता था, यानी कि जब डेमोक्रेट्स में जैसे बाइडेन से पहले कभी ट्रंप से पहले कभी ओबामा थे, ओबामा ने ईरान के प्रति काफी नरम रवैया रखा था। इतना नरम रवैया रखा था कि इनके साथ न्यूक्लियर डील तक कर ली थी, लेकिन जैसे ही ट्रंप आए तो उन्होंने न्यूक्लियर डील रद्द करी और इसके ऊपर सैंक्शंस लाद दिए। और उन सैंक्शंस के कारण आज हालात ये हैं कि ईरान की करेंसी बुरी तरह गिरी पड़ी है। ईरान की करेंसी जिसका नाम रियाल है, वो ट्रंप की खबर सुनते ही ऑल टाइम लो हो गई है। $1 7 लाख रियाल पर जाकर टिक गया है। न्यूज देखिए, ईरान करेंसी फॉल टू ऑल टाइम लो। ईरान में ये भय बैठ गया है, 7 लाख $1 के बराबर हो गई है। 7 लाख रियाल, ये अंक आपको ये दर्शाता है कि ईरान में एक भयंकर भय बैठ गया है कि अगर ये आए तो ये हमारा बहुत बड़ा नुकसान कर देंगे, क्योंकि ये जब पिछली बार आए थे उसी समय हम पर काट सा लगा कर गए थे। दुनिया वालों से कहकर गए थे कि ईरान से व्यापार नहीं करोगे, ईरान से व्यापार करोगे तो मैं उन सब पर रोक लगा दूंगा। ऐसे में ईरान के अंदर ट्रंप का डर है, क्योंकि ईरान के खिलाफ नेतन्याहू के समर्थन में पहले ही ट्रंप बयान दे चुके हैं और कह चुके हैं कि इंतजार क्यों करते हो, इनके न्यूक्लियर साइट पर जाकर गोले गिरा दो। हो सकता है कि नेतन्याहू को ये फिर से आदेश दे दें कि जाओ, मेरा समर्थन है, ईरान में जहां जहां लगता है कि न्यूक्लियर बम है वहां जाकर गोले गिरा दो। यह मैं नहीं, पहले वाली न्यूज कह रही हैं। 1 महीने पहले का बयान इस समय वायरल हो रहा है। ऐसे में सेट है कि ईरान के अंदर चिंता बढ़ना लाजमी है, नेतन्याहू के मन में खुशी होना लाजमी है। हिट ईरान न्यूक्लियर साइट फर्स्ट, डोनाल्ड ट्रंप का बयान इस समय वायरल है और इजराइल के अंदर इस बात की खुशी है। खुशी के साथ साथ गम भी कहीं है तो वो गम है इस समय जेलेंस्की के मन में, क्योंकि जेलेंस्की के लिए पहले ही कह दिया गया था कि अगर मैं होता तो इस युद्ध को ही ना होने देते, इस युद्ध को खत्म कर दिया होता। जेलेंस्की को समझा दिया होता कि इस युद्ध को जिस कंडीशन पर रोकना है रोक दो, तुम्हारे चक्कर में सबको बर्बाद नहीं होने दूंगा। इसलिए यूरो टाइम की खबर बनती है, यूरो न्यूज की खबर बनती है, यूक्रेनियन फियर ट्रंप रिटर्न कुड थ्रेटन देयर फ्यूचर। यूक्रेन के लोगों में एक डर बैठ गया है कि ट्रंप आ गया तो हमारा फ्यूचर संकट में होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ट्रंप विल लीव नाटो इफ री इलेक्टेड। दिस इज हाउ यूरोप कैन स्टॉप हिम। मतलब कुल मिलाकर के ट्रंप नाटो छोड़ना प्रेफर कर सकेंगे, लेकिन इसको लड़ने नहीं देंगे। यही कारण है कि रशिया से जब पूछा गया कि सर आप बताइए कि यह जीत गए तो कैसा होगा, रशिया तो इस पर एकदम न्यूट्रल था। लेकिन बाइडेन जब पिछली बार चुनाव जीते थे तब ट्रंप के खिलाफ उन्होंने आरोप लगाया था कि अमेरिका उन्हें, रशिया जो है, चुनाव को प्रभावित कर रहा है और चुनाव के अंदर ट्रंप को जिताने का प्रयास कर रहा है। खैर, ट्रंप और रशिया के बीच की साठगांठ है, यह अमेरिका में काफी चलता है और माना जा रहा है कि अगर वो आए तो यह पूरे युद्ध रुकवा देंगे। तो देखना होगा कि इन युद्धों की क्या परिणति होती है। खैर, अब सुनने में आ रहा है कि ट्रंप अपनी तानाशाही के वो डॉक्यूमेंट बाहर निकालेंगे जिसमें लगभग 50,000 से अधिक कर्मचारियों को हटा करके वहां पर अपनी मर्जी की कैबिनेट बिठाए, अपने लोग बिठाए और क्या पता भारत की तरह वहां भी तानाशाही ले आएंगे। इलेक्शन में अपोजिशन ने जैसे भारत में तानाशाही का डर दिखाया, ऐसे अमेरिका में भी दिखाया, लेकिन फाइनली चुनाव के अंदर दोनों ही जगह वो लोग जीत गए जिनके लिए तानाशाह शब्द यूज किया जा रहा था। तो बड़ा सवाल फिर से रहता है कि क्या दुनिया को तानाशाही पसंद है या यह दोस्ती पसंद है। अब बड़ा सवाल यह है कि इससे भारत को नुकसान क्या होंगे। तो देखिए, ट्रंप की इमिग्रेशन नीति पर H-1B वीजा को लेकर के बड़ी सख्त टिप्पणियां रही हैं। हो सकता है कि वह वीजा नियमों को और सख्त करें, जिससे भारतीय जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर वहां काम करने जा रहे हैं, H-1B वीजा के चलते उनको वहां पर वीजा मिलने में दिक्कतें आए। लेकिन इसका उल्टा भी कहा जा रहा है कि अगर यह चाइना पर टैरिफ बढ़ाएंगे तो भारत का व्यापार, जो कि दुनिया में सबसे अधिक अमेरिका से होता है, $128 बिलियन का पिछले वित्तीय वर्ष में हुआ, तो वो व्यापार बढ़ेगा, तो वो वहां से कंपनसेटर जैसा भी हो। कुल मिलाकर के जहां अमेरिका में H-1B वीजा भारतीय सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स को सबसे अधिक रोजगार और अमेरिकी नागरिकता के अवसर देता है, उस पर इनका नजरिया जो है वो भारत के लिए चिंता का विषय है। लेकिन शेयर मार्केट इसे बड़े सकारात्मक रूप से ले रहा है। लोगों का मानना है कि टैरिफ बढ़ने से, चाइना के खिलाफ टैरिफ बढ़ने से भारतीय सामान की मांग बढ़ेगी और भारतीय सामान की बढ़ती मांग से भारत का बाजार चढ़ेगा और भारतीय बाजार चढ़ने से भारत का बाजार शेयर मार्केट में भी आगे चलेगा। हालांकि शेयर मार्केट के अंदर एक लाइन और मैं विश्लेषण के रूप में बता दूं, हालांकि पिछले समय जब पिछला शासन रहा था, उस समय अमेरिकी शेयर बाजार जितना तेजी से बढ़ा था उतना तेजी से भारतीय शेयर बाजार नहीं बढ़ा था, क्योंकि इनका उद्देश्य मेक अमेरिका ग्रेट अगेन है। ऐसे में देखना होगा कि इस बार शेयर बाजार पर इसका क्या असर रहेगा, वो आपको आने वाले समय में बताएंगे। लेकिन फिर भी फिलहाल के लिए लोग इनकी जीत को इसी तरह से देख रहे हैं कि इन्होंने हिंदू वोटर्स को अपने साथ लुभाने का प्रयास किया था। इल्लीगल अप्रवासी रूप से आ रहे मुस्लिमों को अपने देश में रोकने के लिए इन्होंने सख्त रूप से खुलकर कहा था
कि मैं इनको अंदर नहीं आने दूंगा, तो लोगों को लगता है कि इनका जो रवैया है वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है, गोलमोल करके बात नहीं करते हैं। ये भारत के और भारत के जो हिंदू दुनिया भर में बसे हुए हैं उनके हित के लिए, उनकी रक्षा के लिए फिर से कुछ बीड़ा उठाएंगे। इसलिए इनके साथ में एक सकारात्मक रवैया दुनिया में बना हुआ है और पाकिस्तानियों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि ये पिछली बार जब आए थे तब मात्र 33 अरब डॉलर की ही इनकी मदद की थी और कहा था कि तुमको जितना पैसा देते हैं सब बर्बाद जाता है, इसलिए तुम्हारे साथ कोई फायदा नहीं है। खैर, जो भी होगा आने वाले समय में फिर से बताएंगे। अभी के लिए तो यही सबसे इंपॉर्टेंट ट्वीट मुझे लग रहा है, जिसमें मोहम्मद यूनुस कह रहे हैं कि मेरे तो बस धक धक हो रहा है, और वो धक धक होने का सबसे बड़ा कारण जो है वो यही है कि बाइडेन के सिर पर चुम्मा लेकर कहे थे कि जा बेटे बांग्लादेश चलाओ, लेकिन इन्हीं को ट्रंप समझा दिए थे कि बेटा कुछ भी मत करना। इसका मतलब ये है कि आने वाले समय में बांग्लादेश का क्या होगा वो दुनिया की नजर में बेहद खास होगा। तो साथियों, आप लोगों को क्या लगता है अमेरिका के राष्ट्रपति भारत के लिए क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अगर जानकारी पसंद आई हो तो दोस्तों में शेयर करें और हमारे इस छोटे से YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। धन्यवाद।